नमस्कार दोस्तों। पिछले टॉपिक में हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो इकोनॉमी में रोल है उसके बारे में पढ़ा था। अब इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे सर्विस सेक्टर का। तो इसके पहले हमारा एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया है और अब हमारा टॉपिक है सर्विस सेक्टर जो है उसका क्या रोल है। तो आप देखेंगे जो सर्विस सेक्टर है या जो हमारा टर्सरी सेक्टर है उसमें क्या क्या आता है। तो ये आपको समझ में पड़ रहा होगा कि होटल्स के कमरे हैं ये, ठीक है। तो ये होटल्स है, ये सब रूम हो गया, तो होटल इसमें शामिल होता है। फिर टूरिज़्म शामिल होता है। आप कहीं घूमने जाते हैं तो उधर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे अगर आप मान लीजिए ऋषिकेश गए हों, तो अगर आप ऋषिकेश जाएंगे तो आपको वहाँ पे होटल इंडस्ट्री मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वहाँ टूरिज़्म अच्छा है, ठीक है। तो आपको जैसे वहाँ पे ऋषिकेश अगर आप गए तो आपको रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग ये सब करने को मिलेगा। इसके अलावा आप जो वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे आपको स्कूटी रेंट पे मिल जाती है। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो टूरिज़्म जो है सर्विस सेक्टर में आता है। फिर आपका जैसे जो आईटी सर्विसेज हो गया वो सब इसमें शामिल होता है। इसके अलावा बैंकिंग इसमें शामिल होता है। जो आप बैंक जाते हैं, ठीक है, तो बैंक जाते हैं आप तो आपको बैंक में फैसिलिटी मिलती है। आप कैश विथड्रॉ करते हैं, क्रेडिट करते हैं, सेविंग करते हैं, जमा करते हैं, सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी। फिर इसके बाद लॉजिस्टिक्स होता है। आपको हम प्रोडक्ट्स को एक जैसे मान लीजिए कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ऐसे भेजते हैं। तो इंडिया से कोई भी माल जैसे यहाँ जा रहा है, यहाँ से होती हुई यहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से लॉजिस्टिक्स भी जो होता है वो आपका सर्विस सेक्टर में ही आता है। फिर अगर हम और देखें तो टेलीकम्युनिकेशन जैसे 5G टेक्नोलॉजी हो गया, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, इसमें सब कुछ शामिल होता है। तो 5G ये सब टेलीकम्युनिकेशन ये सब इसके अंतर्गत आता है आपका सर्विस सेक्टर के अंदर में। तो अगर हम एक डाइवर्सिटी देखें सर्विस सेक्टर इन्वॉल्व, तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन्वॉल्व करता है, कम्युनिकेशन सर्विस इन्वॉल्व करता है, ट्रेड एंड कॉमर्स इन्वॉल्व करता है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इन्वॉल्व करता है, इंश्योरेंस सर्विसेज इन्वॉल्व करता है, एडुकेशन इन्वॉल्व करता है, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज इन्वॉल्व करता है, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इसके अलावा एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, फिर आईटी सर्विसेज, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस, प्रोफेशनल सर्विसेज, रियल एस्टेट एंड रेंटल सर्विसेज। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी सर्विस सेक्टर में शामिल होती हैं। अब अगर आप देखें जो सर्विस सेक्टर है तो 2025 में भारत के जीवीए में 55% का योगदान रहा है, जो वित्त वर्ष 2014 में 50.6 था, तथा इससे 30% कार्बन को रोजगार प्राप्त हुआ है। मतलब देखिए जीवीए है, जीडीपी है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। मोटा माटी सिर्फ अंतर ये होता है कि जीवीए में हम इंटरमीडिएट चीज़ें हटा देते हैं और जीडीपी में हम उसको शामिल रखते हैं, बस इतना अंतर होता है। इसके जब नेशनल इनकम वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इसको आपको मैं पूरा विस्तार से समझा दूँगा। तो आपको याद रखना है कि जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि 28.5% जीडीपी में रोल है किसका। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कृषि, देखिए तो 55.5% के आसपास जो है एक जीडीपी में रोल है किसका, सर्विस सेक्टर का। वहाँ पे जीवीए में लिखा है तो आप जीडीपी में याद रखिए, क्योंकि शुरू में आपने प्राइमरी सेक्टर को भी जीडीपी में याद रखा है, इंडस्ट्रियल को भी जीडीपी में याद रखा है। तो इसको भी 55.5% जो है इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। तो सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस से अगर 100 रुपये भारत में आ रहे हैं तो 55.5% रुपये जो है वो किससे आ रहे हैं, आपके सर्विस सेक्टर से आ रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और बैंकिंग, आईटी, फाइनेंस, टूरिज्म, होटल, इंश्योरेंस ये सब चीज़ें कवर करता है। अब हम अपनी स्लाइड में अगर पहुँचें, तो सर्विस सेक्टर से हमने क्या देखा कि इसका योगदान कितना है, 55.5% है हमारा जीडीपी में। तो यहाँ पे मैं आपको इसको लिख देता हूँ तो आपको याद रहे। तो जीडीपी में 55.5% का योगदान देता है। हमेशा याद रखिएगा जीवीए से ज़्यादा होगा जीडीपी, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए 55% यहाँ पे बोल रहा है। तो आप जीडीपी में याद रखिएगा कि जीडीपी में 55.5% योगदान देता है सर्विस सेक्टर, और 30% कार्बन जो है उसको रोजगार देता है,
और 2014 में यही योगदान 50.6 था, जो 2025 में जाकर के 55.5 हो गया है। तो ये 3 चीज़ आपको मिल गई। इसके अलावा भारत वैश्विक सेवा निधि आयोग में 4.3% की हिस्सेदारी रखता है। ठीक है, याद रखना है आपको। जिससे पहले 5वें में था, इसके पहले अब 7वें नंबर पे आ गया है। जो वित्त वर्ष 25 में 12.8% की वार्षिक दर से बढ़ा, जिसमें प्रमुख योगदान IT सर्विसेज और प्रोफेशनल सर्विसेज का रहा है। ये आपको याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है कि भारत वैश्विक सेवा निर्यात में जो सर्विस का एक्सपोर्ट करता है उसमें उसका 4.3% की हिस्सेदारी है। मतलब अगर जैसे हमने देखा था ना कि 2.8% है इंडस्ट्री एरिया में, वैसे ही 4.3% है सर्विस सेक्टर में, 7वें स्थान पर है। और 2025 में 12.8% की ग्रोथ भी रही है। तो ये चीज़ें आपको मिल गई। ये डेटा ही तो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको बताना है, हर जगह इकोनॉमिक सर्वे और बजट में को मेंशन करना है। वित्त वर्ष इतने में इतने परसेंट का आपको मोटा माटी याद नहीं है तो लगभग लिख के आप काम चला सकते हैं, पर ये आपको बहुत ज़रूरी है लिखना। अब अगर हम सेक्टर वाइज देखें, जैसे हमने सेक्टर देख लिया था पहले कि IT शामिल है, फाइनेंस शामिल है, बैंकिंग शामिल है, इंश्योरेंस शामिल है, होटल शामिल है, हॉस्पिटैलिटी शामिल है, टूरिज्म शामिल है, रियल एस्टेट शामिल है। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग बांट करके देखें कि किस किस क्षेत्र में क्या हुआ। तो अगर IT में देखें तो 2024 में भारत के जो टेक इंडस्ट्री है उसका रेवेन्यू $254 बिलियन हो गया, जबकि टेक निर्यात लगभग $200 बिलियन रहा है। ठीक है, 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का तो हमने क्या किया, टेक एक्सपोर्ट किया है, हमने सॉफ्टवेयर बेचे हैं, अपनी कंसल्टेंसी के थ्रू मदद करी, सब किया है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद इस क्षेत्र से 60,000 नए रोजगार का सृजन हुआ। मतलब कि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, रिसेशन चल रहा था, उसके बाद भी हमने 60,000 नए रोजगार जनरेट किए। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, तो बैंक ऋण जो है 48.5 लाख करोड़ का 2024 में बैंक ऋण रहा है। ठीक है, जो हमने प्रोवाइड करा, बांटा, मतलब इतना पैसा मार्केट में गया, जो विगत वर्ष की तुलना में 13% से अधिक है। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 22.5% और पेशेवर सेवाओं हेतु सबसे अधिक ऋण प्रदान किया गया है। ठीक है, फिर लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी, तो भारतीय रेल के यात्रियों की संख्या और माल यातायात में वित्त वर्ष 24 में तो भारतीय रेल के यात्रियों की संख्या में 8% और माल यातायात में 5.2% की वृद्धि हुई है। मतलब 100 लोग ट्रेवल करते थे पहले, तो अब 108 लोग ट्रेवल कर रहे हैं। आरक्षित श्रेणियों में डिजिटल टिकटिंग का उपयोग 86% रहा है। मतलब 86% लोग ऐसे हैं जो IRCTC से या फिर किसी अन्य माध्यम से बुक कर रहे हैं बजाय रेलवे काउंटर में जाकर के। और अब तो आधार ऑथेंटिफिकेशन भी हो गया है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो जो बीच में दल्ले आ जाते थे वो गायब हो जाएंगे। फिर टेलीकम्युनिकेशन में 1.18 बिलियन यूजर्स के साथ भारत का जो टेलीकम्युनिकेशन एरिया है वो वैश्विक मोबाइल डेटा खपत में अग्रणी है। मतलब मोटा माटी बोलते हैं कि एक आदमी एक महीने में लगभग एवरेज देखा जाए तो 10 से 12 GB ख़त्म कर रहा है। ठीक है, जो कि पहले एक महीने में 1 GB ख़त्म करता था। कई लोग तो एक दिन में 4-4 5-5 GB ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, मेरे जैसे आदमी तो 4 GB 3 GB ख़त्म करता है एक दिन में। पर्यटन, वित्त वर्ष 2023 में पर्यटन के क्षेत्र में 7.6 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ। ठीक है, जैसे बहुत सारे, आप हरिद्वार जाएंगे तो आपको, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं UPSC का पेपर देने जब हरिद्वार गया था तो मैंने देखा कि मेरे सेंटर में 40 बच्चे थे। सेंटर मतलब जो सेंटर में जो मेरी क्लास थी उसमें क्लास में, और उसमें से आए हुए थे मात्र 10 बच्चे। और जब मैं वापस लौट रहा था, जब सेकंड पेपर मेरा ख़त्म हुआ, तो लोग आपस में बात करते थे, मैं भी बात कर रहा था। तो मैंने कई लोगों से सुना, जाना या उनसे बात करी, तो उसमें कोई भी उत्तराखंड का नहीं था। कोई बिहार से आया था, कोई दिल्ली से आया था, कोई राजस्थान से आया था, कोई हरियाणा से आया था, कोई MP से आया था। मैं तो खुद MP से गया था। तो ये चीज़ थी, वहाँ के लोग ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं टूरिज़्म में। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वो अपनी कार ले लेंगे, चाहे Ertiga हो, इस टाइप से कोई बड़ी कार ले लेंगे और उसको लगा देंगे। दिल्ली से हरिद्वार, दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, ऋषिकेश से मसूरी, ऋषिकेश से लैंडौर, यहाँ साइड जाने के लिए। और इसी चीज़ में उनका बेसिकली काम चलता है। तो गाइडिंग का काम करना, फिर ट्रैवलिंग का काम करना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन काम करना, ये सब में ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो 7.6 करोड़ रोजगार सृजन हुआ। 28 बिलियन US डॉलर का विदेशी मुद्रा अर्जित हुआ। भारत के GDP में 5% का योगदान दिया। आप ताजमहल देखने जाइए, आपकी टिकट लगेगी ₹50, विदेशी की लगेगी ₹500। तो देखिए, 10 भारतीय घूमने जाएंगे और एक विदेशी आ जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, वसूल हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2023 में पर्यटन प्राप्तियों में भारत ने विश्व स्तर पर 14वां स्थान हासिल किया। मतलब पर्यटन जो आ रहे हैं तो 14वें नंबर पे है भारत।
और बढ़ना चाहिए इसको। और इसमें सबसे ज़्यादा पता है आपका राजस्थान हो गया और आपका यूपी हो गया। तो यूपी में जैसे ताजमहल हो गया देखना, बहुत ज़्यादा जाते हैं लोग देखने। हो सकता है भारत में ऐसे कई लोग होंगे जो भी ताजमहल नहीं देखे होंगे। तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन जो प्रसाद स्कीम है, और स्वदेश दर्शन जो 2.0 स्कीम है, इसने भारत में पर्यटन में बुनियादी ढांचे को बढ़ाया है, घरेलू पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। घरेलू पर्यटन ही बढ़ जाए हमारा तो बहुत है ना। हमारे लोग घूमने नहीं जाते हैं, फ़ोटो खिंचाने बस जाते हैं। सेवा मुद्रास्फीति और पारिश्रमिक दबाव, ये चुनौतियाँ हैं। वैश्विक स्तर पर उच्च नकदी वेतन वृद्धि से उच्च सेवा इन्फ्लेशन बनी हुई है, जिससे लागत प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई है। फिर रेगुलेटरी जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो बने हुए हैं। इसके जो मतलब जो ऑफशोर जो ऑडिटिंग होती है और विनियामक जांच होती है, इससे भारत के आईटी और वित्तीय सेवा निर्यात के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर असमान राज्यवार वृद्धि, आप देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश भारत के सेवा क्षेत्र के जीबीए में 50% से अधिक योगदान करते हैं। ठीक है, अब इसमें इधर आईटी नहीं है लेकिन इधर पे आपका टूरिज्म अच्छा है। तो आप देखिए कि 1 2 3 4 5 ये 5 राज्य हैं जो जीबीए में 50% योगदान दे रहे हैं, जबकि 19 अन्य राज्यों का सामूहिक योगदान केवल 25% है। यही स्थिति है, बाकी के 4 का 25% होगा। मतलब एक प्रकार से देखा जाए इम्बैलेंस है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, डिजिटल और एआई एकीकरण करना चाहिए। स्वचालन से सेवा दक्षता में सुधार के साथ बैंकिंग, खुदरा, दूरसंचार, लॉजिस्टिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने में तेजी ला रहे हैं। अब जैसे बैंकिंग है, अब आप देखिए अगर आपको आज भी बैंक तो जाना ही पड़ जाएगा, भले कितना अच्छा बैंकिंग सिस्टम ऐप बना दे, कुछ भी कर दे, तो उसको थोड़ा सा डिजिटलाइज और करने की ज़रूरत है। फिर लॉजिस्टिक्स में जो पीपीपी मॉडल है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि रेल मार्ग, हाईवे, जल मार्ग, हवाई मार्ग, इन सब से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत अच्छा हो जाए। फिर रियल इस्टेट का डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, साथ ही रेगुलेट करना भी उसको ज़रूरी है। फिर फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेवाओं का विस्तार करना है। तो 2025 में बीमा में एफडीआई अंतर्वाह में 62% की वृद्धि हुई। मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में जो विदेशी कंपनियां हैं, ठीक है, तो जब वो इस क्षेत्र में आई तो एफडीआई में 62% की ग्रोथ हुई। तो ये भी अच्छी बात है, जो ये दिखा रहा है कि निवेशक जो है भरोसा कर रहे हैं भारत में। तो ये हमारा तमाम जो चीज़ था वो हमने नेशनल अपने इसके बारे में समझा, सर्विस सेक्टर के बारे में समझा। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से सेक्टर आते हैं। ठीक है, फिर सर्विस सेक्टर में आपको ये याद रखना है कि कितने परसेंट जीडीपी में योगदान है, तो 55% योगदान है, 55.5%। और 30% लोग जो हैं क्या करते हैं, 30% कार्बन को रोजगार प्राप्त होता है, और जीडीपी में 55.5% का योगदान होता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। 4.3% वर्ल्ड लेवल में हिस्सेदारी है, और 7वें स्थान पर है सेवा के निर्यात में। ये 4 चीज़ें आपको तो ज़रूर याद ही रखनी है। और 12.8% की ग्रोथ हुई। फिर आपको ये पूरा याद रखना है कि भारत जो है में जो सर्विस सेक्टर है तो उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, आईटी सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या आता है तो मैंने आपको पहले बता दिया। तो आई होप सो आपको ये क्लियर होगा और आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नेशनल इनकम के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।